नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका। मैं हूं बुक लवर और आप देख रहे हो जयपुर बुक ट्यूबर। और यहाँ आपको मिलती हैं बुक से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस, वो भी हर मंडे, थर्सडे और सैटरडे को। और आपको जैसा कि पता है, अपन साइलेंट पेशेंट की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस सीरीज के अंदर आज हम इसके सेकंड पार्ट के ऊपर आए हैं। ये बुक्स पार्ट में डिवाइड है, चैप्टर में, चैप्टर इसके सब चैप्टर है, पार्ट्स के। ठीक है, तो आज अपन इसके सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो चलो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द साइलेंट पेशेंट पार्ट 2 चैप्टर 1, एलिसिया ब्रेंसन्स डायरी। गैब्रियल एलिसिया को डायरी गिफ्ट करता है। एलिसिया उसमें अपने दिन भर की बातें लिखना चाहती थी, लेकिन वो सब बातें नहीं लिखती। उसे डर था कि कहीं अगर गैब्रियल ने उससे वो डायरी पढ़ने के लिए मांग ली या वो खुद उसके हाथ लग गई तो उसकी काफ़ी ऐसी बातें होंगी जो वो उसे नहीं बताना चाहती और उसे पता चल जाएंगी। इसलिए वो उसके अंदर सिर्फ अच्छी बातें ही लिखा करती थी, जिनको पढ़ के किसी का भी एक नॉर्मल सा ही रिएक्शन होता। 16 जुलाई का दिन बहुत गर्मी भरा था। 17 जुलाई 17 जुलाई को मैं एक इलेक्ट्रिक फैन लेकर आई, जिस पर गैब्रियल मुझसे बहुत नाराज हुआ। वो मुझसे कह रहा था कि इस पंखे की आवाज़ के अंदर रात को सोना मुश्किल होगा, तुमने फिजूल खर्ची करी है। लेकिन मैं उस पंखे से बहुत खुश थी। दिन में गैब्रियल कुछ और कह रहा था, लेकिन रात को उस पंखे की हवा में मुझसे पहले तो वो सो चुका था। एक दिन मैंने जीसस की जगह गैब्रियल की पेंटिंग बना दी थी, क्रॉस पर लटके हुए। लेकिन मुझे बाद में उसे बदलना पड़ा। मैंने गैब्रियल को क्यों सीढ़ी पर टांग दिया था मुझे नहीं पता। जुलाई 18, मैं और गैब्रियल बाहर घूमने गए थे, यहीं डाउनटाउन में पास ही। गैब्रियल वहाँ अपने बचपन की यादों में खो गया, क्योंकि वो बचपन में वहाँ अक्सर आया जाया करता था। और मैंने वहाँ एक भिखारी को देखा जो पता नहीं क्या कहे जा रहा था। जरूर से कुछ बड़बड़ा रहा था जो मेरी समझ से तो परे था। मैंने उसे कुछ पैसे दिए और फिर हम घर वापस आ गए। वापस आते वक्त मैं रास्ते भर उस भिखारी के बारे में सोच रही थी। क्या उसकी माँ ने सोचा होगा कि उसका बच्चा बड़ा होके इस तरह की जिंदगी जिएगा। रास्ते भर मेरे दिमाग से ख्याल जा ही नहीं रहा था, मेरी माँ ने ऐसा क्यों करा होगा। शायद उन्हें जानबूझकर अपनी गाड़ी को दीवार से टकराया था। शायद वो खुद मरना चाहती थी, या वो चाहती थी कि मैं मर जाऊं और वो खुद जिंदा रहना चाहती थी। मुझे नहीं पता वो खुद मरना चाहती थी या मुझे मारना चाहती थी, लेकिन जो भी हो, मैं जिंदा हूं और वो मर चुकी है। कहीं ये मेरी माँ का पागलपन ही तो नहीं जिसकी वजह से मैं नहीं नहीं मैं वो सब बातें यहाँ नहीं लिख सकती। अगर किसी को पता चला तो गड़बड़ हो सकती है। जुलाई 20, हम पास ही के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। हमारी रात बहुत अच्छी बीत रही थी और फिर मैंने उससे पूछ लिया कि क्या गैब्रियल तुम मेरी पेंटिंग के लिए पोज करोगे। गैब्रियल ये बात सुनकर एक बार को तो थोड़ा हंसा और वो मुझसे कहने लगा, क्या फिर से? अभी कुछ दिन पहले तो तुमने मेरा पोर्ट्रेट बनाया था। मैंने उससे कहा, उस बात को 1 साल हो चुका है गैब्रियल। अब मैं भी क्या करूं, तुम हो ही इतने खूबसूरत कि तुम्हें बार बार पेंट करने का मन करता है मेरा। प्लीज मान भी जाओ। लेकिन थोड़ा कहा सुनी के बाद वो मान गया। मैं हमेशा से उसकी शुक्रगुजार रहूंगी। वो बिल्कुल जीसस की तरह मेरी जिंदगी में आया और उसे संवार दिया। उसने मुझे बचाया था, हर तकलीफ से मुक्ति दिलाई थी उसने मुझे। और इसलिए शायद मैं उसे ही अपनी लाइफ का जीसस मानती हूँ और उसे अपनी पेंटिंग में जीसस की तरह पेंट भी करना चाहती हूँ। जुलाई 21, गैब्रियल स्टूडियो में आया और मुझसे पूछा कि कहाँ पोज करना है। मैंने उसे एक रैंडम पोज देने के लिए कहा। मैं पेंटिंग करना स्टार्ट कर ही रही थी कि तभी वो बोला कि ये काम जल्दी खत्म कर लो, मुझे और भी काम है। ऐसा कहने के बाद वो एक तरफ जाके खड़ा हो गया। करीबन 20 मिनट तक मैंने उसकी पेंटिंग बनाने की कोशिश करी, लेकिन उसकी आंखें और जॉ लाइन मुझसे बन ही नहीं रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है, क्योंकि मुझे बिना बारीकी दिए पेंटिंग करने में मज़ा नहीं आता था। लगभग 20 मिनट बाद वो थक गया और उसने मुझसे कहा कि बस अब बहुत हो गया, बाकी तुम कल कर लेना, मुझे थकान हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ 20 मिनट एक तरह बैठने में ये गैब्रियल थक कैसे गया। पर जो भी हो, हम दोनों ने अपना काम बखूबी करा और इस बात को आगे जाने के लिए छोड़ दिया। अब हम ये काम किसी और दिन कंटिन्यू करेंगे। स्टोरी बैक टू द करेंट। मैं प्रोफेसर से बात करने गया और उन्होंने मुझे केस की प्रोग्रेस के बारे में पूछा। मैंने कहा, मैं इस हालत में एलिसिया का इलाज नहीं कर सकता। वो हर वक्त दवाइयों के नशे में रहती है, उससे ठीक से चला भी नहीं जाता है। बोलना और मेरी बातों पर रिएक्ट करना तो बहुत दूर की बात है। प्रोफेसर ने इस बात का एक ही जवाब दिया, अगर तुम्हें दवाइयों से जुड़ी कोई बात करनी है तो क्रिश्चियन से करो। वैसे वो तुम्हारे आने के बाद से कुछ बदला बदला सा लग रहा है।
शायद तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो इसलिए। मैंने कहा, मुझे किसी के साथ भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नए लोगों से मिलना और बातें करना अच्छा लगता है। पता नहीं उसे क्या दिक्कत हो रही मुझसे। प्रोफेसर हाँ में सिर हिलाते हैं और उसकी खिड़की खोलकर सिगार पीने लगते हैं। खैर, तुम्हारा जो भी मैटर है तुम सॉल्व कर लो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल के किसी भी काम पर कोई फर्क पड़े। प्रोफेसर को देखने के बाद से मेरा भी सिगरेट पीने का मन बन गया था। मैं सिगरेट पीने के लिए कोई शांत कोना खोज ही रहा था कि तभी इंदिरा ने मुझे खोज लिया और साथ चाय पीने के लिए कहा। चाय पीते वक्त उन्होंने मुझे एक केक चखने को कहा जो उन्होंने खुद बनाया था। वैसे यही इंदिरा का अंदाज था। वो हमेशा अपने पेशेंट्स को केक खाने के लिए दिया करती थी। उनका मानना था कि अगर मीठे से शुरुआत हो तो बात भी अच्छी ही होती है। तभी वहाँ क्रिश्चियन भी आ गया और मुझसे कहने लगा कि तुमने बहुत गलत टाइम पे ज्वाइन करा है ये हॉस्पिटल तुम्हें पता ही है ना, ये बेचारा किसी भी वक्त बंद हो सकता है और ये बात तो सभी जानते हैं। तो फिर तुम यहाँ करने क्या आए हो? इससे पहले मैं उसके सवाल का जवाब देता, एल्फ ने ग्लास पर नॉक करा और क्रिश्चियन उसके साथ बिजी हो गया। इंदिरा ने बताया कि एलिफ ने उसकी माँ और बहन दोनों को दम घोट के मार डाला था जब वो सो रहे थे और मेरी नज़र एलिसिया पे गई और तभी क्रिश्चियन ने मुझे देख लिया। वो चिड़चिड़े अंदाज में मुझसे बोला, अगर तुम्हें मेरे पेशेंट या उनकी दवाइयों से रिलेटेड कोई बात करनी है तो डायरेक्ट मुझसे बोला करो। ऐसे घुमा फिरा के बात करने के वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और रही बात एलिसिया की, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। अगर वो कुछ बोलेगी ही नहीं तो थेरेपी किस काम की? तुम पता नहीं क्या साबित करना चाहते हो। तुम्हें यहाँ आए 2 दिन नहीं हुए हैं और मेरे मेडिकेशन पे सवाल उठाने लगे हो तुम। एलिसिया की डोज को कम करे अब कुछ टाइम हो चुका था और उसमें बदलाव भी साफ साफ दिखाई दे रहे थे। पहले की ही तरह यूरी उसे कमरे में लाया और बाहर चला गया। मैंने एलिसिया से बात करने की कोशिश करी लेकिन वो कुछ भी कहने को राजी ही नहीं थी। हमारे सेशन के 50 मिनट तो यूं ही निकल गए। मैंने जब कहा कि अब सेशन खत्म करने का टाइम हो चला है तब जाके उसने अपनी आंखें उठाई। उसकी आंखें जैसे खामोश होते हुए भी बहुत कुछ कहना चाह रही हो। मैंने एक पल के लिए उससे अपनी आंखें हटाई ही थी कि इतने में ही वो मुझ पर झपट पड़ी और नाखूनों से मुझे खरोचने लगी। मैं डिसबैलेंस होकर गिर गया और मेरा सर जाके दीवार से भिड़ गया। मैं नीचे गिरा हुआ था और मेरे ऊपर बैठी थी एलिसिया। उसने मेरा गला दबाने की कोशिश करी और मुझे मारे जा रही थी बेहिसाब, पता नहीं क्यों। लेकिन एलिसिया ने मेरा सिर फिर से एक बार दीवार में दे दिया। मैं बार बार अपना अलार्म बटन दबाने की कोशिश कर रहा था और एलिसिया मुझे ऐसा करने से रोक रही थी। मैंने अपनी सारी ताकत समेटी और एक बार फिर अलार्म बजाने के लिए आगे बढ़ा और इस बार मुझे कामयाबी मिल गई। यूरी बैकअप टीम के साथ अंदर आया। एलिसिया को काबू करने के लिए कम से कम 4 लोग लगे थे और फिर से माहौल में शांति छा गई। बड़ी मुश्किल से आखिरकार लेकिन एलिसिया को काबू कर लिया गया। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।